नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक ऐसे दशक के सफर पर चलेंगे जिसने सच कहूं तो देश की नींव को हिलाकर रख दिया था। हम बात करेंगे 41वें से लेकर 50वें संशोधन तक। ये वो दौर था जब हमारे लोकतंत्र के सबसे बुनियादी नियमों को पहले तो पूरी तरह बदला गया और फिर एक जबरदस्त वापसी के साथ उन्हें फिर से अपनी जगह पर लाया गया। तो जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। साल 1977, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है और भारत एक नए मोड़ पर खड़ा है। हवा में बदलाव की खुशबू थी, एक सुधार की उम्मीद थी। देश को एक ऐसी सरकार मिली थी जिसका सबसे बड़ा एजेंडा था संविधान में किए गए उन विवादित बदलावों को ठीक करना। और ये शब्द, अब संविधान को फिर से सही रास्ते पर लाना है, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस समय पूरे देश की आवाज थी। यही वो भावना थी जिसने आगे की दिशा तय की, और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है, संविधान को उसके मूल रूप में वापस लाने की वो पूरी कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन उस सबसे बड़े संवैधानिक तूफान के आने से ठीक पहले एक ऐसा संशोधन हुआ जो देखने में बड़ा ही सामान्य सा लगता था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये था 41वां संशोधन, एक बहुत ही सीधा साधा प्रशासनिक बदलाव। पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई। क्यों? ताकि जो अनुभवी अधिकारी हैं उनकी विशेषज्ञता का फायदा देश को थोड़ा और समय तक मिल सके। मतलब एक सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप। और फिर आया उस दशक का सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद और सबसे व्यापक संशोधन, जिसे 42वां संशोधन कहा जाता है। इसने तो मानो संविधान की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। इस एक संशोधन ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। सरकार का कहना था कि ये सुधार है, देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचकों ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला कहा। ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़ था जिसने वाकई देश की दिशा बदल दी। इसका असर इतना जबरदस्त था कि इससे एक निकनेम मिल गया, मिनी संविधान। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जरिए संविधान में इतने बड़े बड़े बदलाव किए गए थे कि ये अपने आप में एक नया छोटा संविधान जैसा लगने लगा था। तो उस सवाल यह है कि इसमें ऐसा क्या था? असल में इस संशोधन ने शक्ति का तराजू पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ झुका दिया। इसने अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत कम कर दिया। मतलब अदालतें अब संसद के बनाए कानूनों की संवैधानिक जांच आसानी से नहीं कर सकती थीं। और तो और इसने मौलिक अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को तरजीह दी। आसान भाषा में कहें तो सरकार की नीतियों को नागरिकों के मूल अधिकारों से ऊपर रख दिया गया, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कहानी अभी बाकी थी। इमरजेंसी के बाद जो नई सरकार आई, उसने इन सभी बदलावों को पलटने का बीड़ा उठाया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सोचिए, उस नई सरकार के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। आप एक मिनी संविधान को पलटते कैसे हैं? इतने गहरे और इतने सारे बदलावों को ठीक कैसे किया जाए? इसी सवाल का जवाब हमें अगले कुछ संशोधनों में मिलता है। 43वें और 44वें संशोधन, ये दोनों ठीक इसी काम के लिए लाए गए थे। इन्हें ऐसा डिजाइन किया गया था कि ये 42वें संशोधन के असर को एक एक करके खत्म कर दें। जहां एक ने शक्तियां छीनी थीं, वहीं इन दोनों ने उन शक्तियों को वापस बहाल किया। ये एक तरह से संवैधानिक मरम्मत का दौर था। और 44वें संशोधन का तो मूल मंत्र ही यही था। मकसद साफ था, ये पक्का करना कि भविष्य में कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके इमरजेंसी न लगा सके और नागरिकों की आज़ादी को छीन न सके। और इसी मकसद से 44वें संशोधन ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया जो आज तक हमारे लोकतंत्र की गारंटी है। ये तय किया गया कि अनुच्छेद 20 जो सजा के खिलाफ संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार, इन दोनों को इमरजेंसी के दौरान भी सरकार छीन नहीं सकती। ये वाकई में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। 44वें संशोधन में एक और बड़ा बदलाव हुआ, संपत्ति के अधिकार को लेकर। इसे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब सरकार विकास के कामों के लिए कानून के दायरे में जमीन का अधिग्रहण कर सकती थी, जो कि पहले बेहद मुश्किल होता था। तो लोकतंत्र की बहाली के इन बड़े कदमों के बाद अब देश का ध्यान शासन, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दूसरे जरूरी मुद्दों पर गया।
और 1980 का दशक इन्हीं चुनौतियों से निपटने के नाम रहा। सबसे पहले 45वें संशोधन के जरिए सामाजिक न्याय के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके ठीक बाद 46वें संशोधन ने टैक्स सिस्टम की कुछ उलझनों को सुलझाया ताकि टैक्स की चोरी को रोका जा सके। फिर आया 47वां संशोधन, जिसने भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को कानूनी चुनौतियों से सुरक्षा दी। वहीं 48वां संशोधन एक बिल्कुल अलग मुद्दे से जुड़ा था। ये एक खास प्रावधान था जिसके तहत गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया गया। ये दशक न स्वायत्तता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिशों का भी गवाह बना। देखिए, एक तरफ 49वें संशोधन ने त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों को अपना शासन चलाने का अधिकार दिया, तो दूसरी तरफ 50वें संशोधन ने संसद को ये अधिकार दिया कि वो देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके, ताकि अनुशासन बना रहे। तो अगर हम इस पूरे दशक को संक्षेप में देखें तो ये एक ऐसा दशक था जिसमें भारत के संविधान ने बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ सत्ता का जबरदस्त केंद्रीकरण हुआ तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए। ये टेबल इस पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। ये सफ़र 41वें संशोधन के एक साधारण से बदलाव से शुरू हुआ, 42वें के साथ एक बड़े संवैधानिक संकट तक पहुंचा और फिर 43वें और 44वें के जरिए लोकतंत्र की बहाली के साथ एक नए मुकाम पर आया। ये दशक वाकई में असाधारण था। ये समय रेखा उस दशक की कहानी को बिल्कुल साफ दिखाती है। पहले शक्ति का पेंडुलम एक तरफ पूरी तरह झुक गया, फिर जनता और नई सरकार की कोशिशों से उसे वापस बीच में यानी संतुलन में लाया गया, और फिर देश शासन के दूसरे जरूरी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए आगे बढ़ गया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये कहानी सिर्फ कानूनों की नहीं है, ये एक राष्ट्र के अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के संघर्ष की कहानी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक संविधान को झुकाया तो जा सकता है, पर क्या उसकी आत्मा को कभी तोड़ा जा सकता है? इसका जवाब शायद भारत के इसी तूफानी दशक के इतिहास में छिपा है।